महेंद्र जी, सोशल मीडिया तो इस वक्त भरा हुआ है सर। जिस तरह से लगातार वीडियोस पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रहे, पूरा सोशल मीडिया फुल है। अब ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दाव को लेकर ये कह रहे हैं कि जैसा कहा जाता है ना कि लेफ्ट का इंडिकेटर देकर राइट में गाड़ी को मोड़ लिया, तो ऐसे एक प्रयास भारत की ओर से किया गया है पाकिस्तान को चकमा देने की कोशिश, और लेफ्ट का इंडिकेटर देकर राइट में मुड़े और उसके बाद ये हमला कर दिया गया। सोशल मीडिया में इस तरह के मीम्स बन रहे हैं सर। आप ये डिसेप्शन जो हमारी फौजी लैंग्वेज में कर्नल साहब बैठे हैं सब जानते हैं, इसको डिसीव करना कहते हैं, और ये रणनीति है, युद्ध नीति है। अगर किसी को नहीं आती है, अगर पाकिस्तान को नहीं आती या किसी और को, वो उनकी गलती है। तो ये जब मॉक ड्रिल की बात हो रही थी कि 7 तारीख को मॉक ड्रिल होने वाला है और पूरा मीडिया मॉक ड्रिल के पीछे था, तभी जो काबिल लोग थे उनको पता चल गया कि हाँ, इस मॉक ड्रिल के पीछे कुछ ना कुछ तो होना है, तो वो हो गया रात को। बिल्कुल, जो होना था वो हो गया और पूरी दुनिया के सामने है और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सामने है। एक क्विक रिएक्शन तोमर साहब का भी इस पर हम जरूर लेना चाहेंगे। जी सर। बिल्कुल, अभी हम लोग सही डायरेक्शन में हैं और मुझे लगता है कि इस वॉर को हमको एस्केलेट करना चाहिए। और मैं भी एक छोटा सा शेर बोलूँगा, हालांकि मैं शेर शायरी नहीं करता हूँ। जंगल में पाकिस्तान में बहुत सारे शिकार हैं, लेकिन इंडियन आर्मी ने अभी तक पाकिस्तान आर्मी का शिकार नहीं किया है। बिल्कुल तो ठीक बात वो है। शिकार हम लोगों को करना चाहिए, तो हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और फिलहाल अभी तक एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ हमारे फेवर में है और इसको एस्केलेट करना चाहिए, इसका मोमेंटम बढ़ाना चाहिए, इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी चाहिए, इसका डेप्थ बढ़ाना चाहिए। अभी हमने 100 किलोमीटर तक ही लड़ाई लड़ी है, लेकिन हमको अभी 200, 300, 400 किलोमीटर तक हमको जाना चाहिए। नेवी को पाकिस्तान नेवी के ऊपर अटैक करना चाहिए, और ये सब चीज़ें अगर होंगी तो हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और हम एक पावरफुल कंट्री बन जाएंगे और हम न्यूक्लियर अटैक से सेफ हो जाएंगे, इंडिया, इजराइल एंड अमेरिका। बिकॉज कहीं पाकिस्तान को समय हमने दे दिया और कहीं गलती से वो बॉम्ब लेके आ गए तो फिर उसको हम काउंटर नहीं कर सकते हैं। तो इस बार मौका मिला हुआ पीओके वापस लेने का और पाकिस्तान को डिवाइड करने का, और हम सक्षम हैं। और इस मौके पे मैं रोक नहीं पा रहा हूँ कि मैं इस समय महेंद्र प्रताप सिंह राणा साहब भी हमारे साथ हैं और तोमर साहब, कर्नल सर भी हमारे साथ हैं। मैं योगेंद्र यादव नाम के एक अद्भुत हमारे जांबाज योद्धा की कहानी आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। कारगिल युद्ध परवान पर चढ़ा और टाइगर हिल्स पर चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ। हम स्ट्रैटेजिकली हम ऐसी जगह थे जहां हम टारगेट आसानी से बन सकते थे पाकिस्तान की फौज के निशाने का, रेंजर्स का, और वही हुआ। और टाइगर हिल्स की उस चोटी पर लगभग सारे जितने भी हमारे अधिकारी और जांबाज हमारे सैनिक थे, वो वहां पाकिस्तान की कायरतापूर्ण कार्रवाई का निशाना बने और वीर गति को, शहादत की गति को प्राप्त हुए। 15 गोलियां लगती हैं मुश्किल से 21-22 साल के एक नौजवान को जिसका नाम है योगेंद्र सिंह यादव। 15 गोलियां लगती हैं और योगेंद्र सिंह यादव एक इंटरव्यू में यह बात कहते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में जब वो आए थे, अमिताभ बच्चन से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सुन रहा था, हालांकि मुझे लग रहा था कि मैं मर गया हूं, लेकिन मुझे जब आवाजें सुनाई दे रही थी तो मुझे लगा कि शायद मैं मरा नहीं हूं। फिर भी मैं भरोसा नहीं कर पा रहा था कि इतनी गोलियां लगने के बाद भी मैं कैसे जिंदा हूं। उन्होंने कहा कि इसी बीच मैंने पाकिस्तान के एक सैन्य अधिकारी का यह स्टेटमेंट सुना कि जाओ एक बार और गोली चलाओ। तो एक सैनिक पाकिस्तान का मेरे करीब आता है और मेरे सीने पर AK-47 रखकर बट चलाता है लगातार। आप जानते हैं कि 47 से लगातार फायरिंग होती है, लेकिन योगेंद्र सिंह कहते हैं ये भारत में, भोपाल में जिस तरह से भगवान दास सबनानी विधायक, सीनियर लीडर बीजेपी नजर आ रहे हैं, तो योगेंद्र यादव जी कहते हैं कि मेरे जेब में कुछ सिक्के रखे थे और वो गोलियां उनसे टकराई और मुझे जख्मी नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं महसूस कर रहा था कि शायद मैं जिंदा नहीं हूं। जाते हुए वो पाकिस्तानी सैनिक जब मेरे पैर से टकराया तो मुझे लगा नहीं, मुझे एहसास हुआ कि मैं जिंदा हूं,
क्योंकि मेरे पैरों से हरकत मेरे ब्रेन तक पहुंची। फिर मैंने हिम्मत जुटाई। किसने हिम्मत जुटाई सर? जिसको 15 गोलियां लगी हैं, उसने हिम्मत जुटाई और एक हैंड ग्रेनेड खींचकर उसकी पिन पाकिस्तान के सैनिकों की तरफ उछाला। एक जोरदार धमाका हुआ और पाकिस्तान के एक सैनिक का सर उछलकर बगल गिरा, जहां पर भारतीय जांबाज शहीदों के पार्थिव शरीर थे। योगेंद्र सिंह यादव कहते हैं कि पाकिस्तान के फौज के लोगों ने बड़े आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखा और उन्होंने एक मिस इंटरप्रिटेशन ये किया कि लगता है पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत की एक्स्ट्रा फोर्स आ गई है, क्योंकि ये सब तो दुनिया से विदा हो चुके हैं। योगेंद्र सिंह यादव कहते हैं उसके बाद मैंने बहुत हिम्मत करके AK-47 से कुछ गोलियां चलाई, उसमें भी कुछ पाकिस्तान के सैनिकों की मौत हुई और फिर मैं टाइगर हिल की उस चोटी से लुढ़कते हुए नीचे पहुंचा ताकि मैं अपने कैंप में यह बता सकूं कि ऊपर मदद की जरूरत है, नहीं तो पाकिस्तान कब्जा कर लेगा। और जब वो नीचे पहुंचे तो इतना खून बह चुका था कि उनकी आवाज नहीं निकल रही थी और बहुत ठंड लग रही थी। तो उनके जो अधिकारी थे उन्होंने पूछा, योगेंद्र तुम्हें सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने कहा सर मेरी चोटी को बचा लीजिए, मेरी चोटी को बचा लीजिए क्योंकि वो खतरे में है। ये बहुत बड़ी बात है सर। ये भारतीय सेना की वो कहानी है जो आंखें नम कर देती है और भावना से मन को भर देती है कि एक 22 साल का लड़का जो भारतीय सेना में भर्ती है और वो ये कह रहा है कि मेरी चोटी बचा लीजिए साहब। वहां कोई भी जीवित नहीं बचा है, सब चले गए हैं दुनिया से। मैं पता नहीं कैसे बच गया। 15 गोलियां लगी हैं, 2.5 साल हॉस्पिटल्स में काटे और परमवीर चक्र अपने सीने पर लगाकर ये भारतीय सेना का जाबाज योद्धा अपनी इस गौरव गाथा की बयानी कर रहा है। जया, बड़ी खबर मिल रही है जी। इसी बीच एक बड़ी खबर जल्दी से बता देते हैं दर्शकों को। एक बड़ी खबर अमेरिका की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर है, एडवाइजरी अमेरिका ने जारी की है। ये क्या एडवाइजरी है जरा जल्दी से इसे देख लेते हैं। अमेरिकी नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी जो अमेरिका ने जारी की, फिलहाल पाकिस्तान की यात्रा ना करें, पाकिस्तान की यात्रा ना करें। यूएसए की ओर से कहा गया फिलहाल पाकिस्तान की यात्रा करने से बचें। ये एडवाइजरी अमेरिका की ओर से जारी की गई है। जो हालात इस वक्त बने हुए हैं पाकिस्तान में, उसे लेकर अमेरिका ने ये एडवाइजरी जारी की। और ये भी एक बड़ी खबर बता दें आपको कि कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक भी भारत में होने वाली है। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये सर्वदलीय बैठक होगी। इसका अर्थ यह है कि इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई पूरी जानकारी दलों को दी जाएगी। राजनीतिक दलों तक हर जानकारी, हर डिटेल्स इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई पहुंचाई जाएगी। सर्वदलीय बैठक सरकार की ओर से कल सुबह 11 बजे बुला ली गई है। तो दो बड़ी खबरें। अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी अमेरिकन नागरिक पाकिस्तान विजिट ना करे। जैसा कर्नल साहब बता रहे थे कि वो एक बीमार, आतंकवाद की दृष्टि से एक बीमार या उससे ग्रस्त देश है, तो जाहिर है वहां जाकर क्यों परेशान होना और किसी मुसीबत में फंसना। तो ये एडवाइजरी और एक सर्वदलीय बैठक जो एक दिन बाद होगी, राजनाथ सिंह इसको एड्रेस करेंगे और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो गुरुवार सुबह 11 बजे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वकर्ता देश की सरकार ने बैठक बुलाई है, सर्वदलीय बैठक, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों को जानकारी दी जाएगी विस्तार से और सुझावों का, विचारों का भी आदान प्रदान होगा। जी जया। बिल्कुल, और इसी पर रिएक्शन ले लेंगे। राणा जी क्या कहेंगे, सर्वदलीय बैठक और दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से तमाम अमेरिकी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। जैसा आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, और मैं लगातार आपके साथ में हूँ, बना हुआ हूँ, तो फिर भी कि पाकिस्तान तो पहले ही यानी ग्रसित बीमार देश है। जैसे हम सब जानते हैं कि अगर कोई वहाँ घूमने गया, क्रिकेट टीमें खेलने जाती हैं, वो असुरक्षित हैं, तो पाकिस्तान में अभी की स्थिति में और जाना भी, जो अमेरिका ने ये एडवाइजरी जारी की अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जारी की है। और सर्वदलीय बैठक आज, इस पहले भी जब 1971 का युद्ध हुआ था उस समय भी जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने भारत सरकार का, इंदिरा गांधी जी का पूरा साथ दिया था। और अभी जो स्थिति भारत की बनी हुई है,
कि हम पाकिस्तान और भारत आमने सामने हैं, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, तो सारे जितने भी नेता हैं, अगर वो सच में देश के नेता हैं और अपने देश से प्यार करते हैं और देशभक्त हैं, तो उनको अपने देश के साथ खड़े होके सिर्फ सेना और सेना के पक्ष में बात करना चाहिए, ना ही सेना या फिर हमारे सरकार से अलग भाषा में बोलना चाहिए। कुछ नेताओं को मैंने देखा है कि वो आर्मी के लिए या फिर हमारे देश के सैनिकों के लिए प्रश्न उतारते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जो उनके बिल्कुल भी हम इन चीज़ों को, मैं एक सैनिक हूँ और मैं बिल्कुल भी इन चीज़ों का बिल्कुल समर्थन नहीं करता कि अगर आप राजनेता हैं तो आप अपना काम करिए और देश की सेनाओं को अपना काम करने दीजिए, उनके मोराल को इफेक्ट मत डालिए, उनके लिए कोई भी टिप्पणी मत करिए, ये आपका हक बिल्कुल नहीं है। तो ये मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में भारत के सभी जनप्रतिनिधियों को बोलूँगा कि आप सेना का समर्थन कर सकते हैं, उनके पक्ष में बोल सकते हैं, लेकिन आप उनको क्रिटिसाइज करने के लिए आप नहीं हैं। बिल्कुल। और ये कुछ नई तस्वीरें इस वक्त राणा जी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जिस समय कैबिनेट की ब्रीफिंग को प्रधानमंत्री अवगत करा रहे थे कैबिनेट के सदस्यों को कि क्या हमने किस तरह से अद्भुत ये काम किया है, जहां टेरर कैंप्स को हमने निशाना बनाया है, तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। और देखिए सबके चेहरे गर्व से और उत्सुकता से भरे हैं। राजनाथ सिंह भी शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें, तो ये कुछ देर पहले ये देखिए मेजें थपथपाकर इस भारत के इस कदम की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कैबिनेट के ये सहयोगी हैं। और कुछ देर पहले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब एक पूरी समग्र कैबिनेट बैठी और उसका उद्देश्य एक ही था कि प्रधानमंत्री सबको ये बताना चाह रहे थे कि किस तरह से और कैसे भारत ने इसको लेकर एक डिसीजन लिया और डिसीजन को लेकर आगे बढ़ते हुए उसने पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को निशाना बनाया। तो ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जिसमें बड़ी क्वाइट और काम बॉडी लैंग्वेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उनके बगल बहुत गंभीरता से बैठे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, बिल्कुल चुप जैसी उनकी भूमिका है। देखिए आप किस तरह की एक बहुत कूल, ये फ़र्क होता है एक समझदार और ताकतवर मुल्क की बॉडी लैंग्वेज का। और उधर आप देखेंगे पाकिस्तान में इस वक्त घबराहट मची है, हाय तौबा मची है कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, इसका क्या अब आगे आप क्या अंजाम होगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही क्वाइट, बहुत ही कूल तरीके से हमारे कैबिनेट के तमाम जो सहयोगी हैं, केंद्र सरकार की ये जो कैबिनेट है इसके तमाम सदस्य, राजनाथ सिंह जिस जोश से ब्रीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से और अप्रिशिएट करते हुए कैबिनेट के सदस्य नज़र आ रहे हैं। तो ये भारत सरकार और भारतीय सेना का वो चेहरा है जो देश के नागरिकों को उम्मीदों से भरता है और उन्हें ये बताता है कि क्यों भारत भारत है, क्यों 140 करोड़ की आबादी का ये मुल्क दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था में शुमार है, क्यों भारत दुनिया में हमेशा पीस लविंग देश के तौर पर तो पहचाना ही जाता है, लेकिन अब उसकी छवि एक ऐसे एग्रेसिव स्टेट की भी है कि अगर आपने उसको छेड़ने की कोशिश की तो वो आपके घर जाकर आपको अच्छे तरीके से छोड़ कर आएगा कि भैया आपने हमारे साथ जो किया अब हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। निश्चित तौर पर। और देखिए पीएम मोदी ने खुद ये बात कही, भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम की उन्होंने तारीफ की है, भारतीय सेना को बधाई पीएम मोदी ने दी। और जब एक कैबिनेट बैठक हो रही थी तो यहाँ मौजूद तमाम मिनिस्टर्स ने पीएम मोदी को बधाई दी है इस ऑपरेशन के लिए। और एक दर्द बहुत बड़ा है, पहलगाम हमले का जो दर्द है वो परेशानी बहुत बड़ी है। हालांकि न्याय दिलाने का प्रयास उन पीड़ित परिवारों को किया जा रहा है। 15 दिन के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन सक्सेसफुल तरीके से करना, ये भारत की सफलता, भारत की रणनीतिक तौर पर
जो सफलता है उसका परिचय देता है। और आज आप बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं। 22 अप्रैल के बाद 23 अप्रैल को जो कैबिनेट बैठक हुई थी, जब पीएम मोदी ने अपना सऊदी का दौरा रद्द किया था, और उसके बाद 15 दिन बाद आज जो कैबिनेट बैठक हो रही है, इन दोनों तस्वीरों में पीएम मोदी और कैबिनेट मिनिस्टर्स की बॉडी लैंग्वेज में बहुत अंतर है। हालांकि दर्द है, दुख है हमले का, लेकिन संतुष्टि का भाव कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि हमने बदला लिया और अभी और बाकी है। ये आखिरी कील नहीं है, अभी और बाकी है, अभी और भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। ये मैसेज देने का प्रयास तोमर जी किया जा रहा है पीएम मोदी के जरिए। बिल्कुल, बिकॉज ये ऑपरेशन अभी जो है स्टार्ट हुआ है, और जैसे मैंने पहले भी बोला है कि इसको हमें और आगे लेके जाना है। और मुझे याद है एक पिक्चर आई थी अग्निपथ, जिसमें कि डैनी अमिताभ बच्चन को बोलता है कि मैं ताकतवर लोगों से ही दोस्ती करता हूं तो उससे मेरी ताकत बढ़ जाती है। और आपने देखा है कि अभी इज़राइल और अमेरिका इंडिया का दोस्त है, और उसका डेफिनेटली हम लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। और इस लड़ाई को हमको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहिए। अदरवाइज़ फिर अगर हम इसको ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो फिर इसका नेगेटिव इकोनॉमिक वो हमारे ऊपर पड़ेगा। और पाकिस्तान कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है, वो 3-4 दिन ही लड़ सकता है। और अगर हम उनके ऊपर मिसाइल अटैक करते हैं तो मेरे को लगता है 1-2 दिन में पाकिस्तान पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा, और इसका पूरा बेनिफिट भारत को मिलेगा। निश्चित तौर पर पाकिस्तान में इतनी ताकत भी नहीं है, ना उसके पास इतना राशन पानी है, ना ऐसे वेपन्स हैं कि वो भारत के सामने टिक पाए। लेकिन आज का दिन और 22 अप्रैल की वो तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकी हमले के बाद अपना रिएक्शन दिया था और स्पष्ट कर दिया था कि छोड़ेंगे नहीं, बख्शा नहीं जाएगा, बदला तो लिया जाएगा। सुनिए जरा पीएम मोदी ने उस वक्त क्या कहा था। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तो प्रधानमंत्री ने इस बड़े डेवलपमेंट के बाद भी एक कार्यक्रम में शामिल होकर ये भी बताया कि भारत के लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। भारत ने वही किया जो उसका कर्तव्य था, जो उसका धर्म था, और भारत ने ये करके वो बड़े कूल और क्वाइट बहुत कूल होकर वो अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े एक कार्यक्रम में जया देखे गए और बहुत कूल तरीके से वो अपनी बात रखते नजर आए। और अभी भी पूरी कैबिनेट की बैठक में भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री की जबकि पूरी रात वो जगे हैं, पूरी रात उन्होंने मॉनिटरिंग की है, पूरी रात वो अपडेट लेते रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले के सबसे बड़े जवाबदेह और सबसे देश को बताने वाले, अपने कैबिनेट एसोसिएट्स को बताने वाले, राष्ट्रपति को बताने वाले, विपक्ष को बताने वाले, अगर कोई एक व्यक्तित्व होता है तो वो प्रधानमंत्री होता है। सबसे अधिक दबाव होता है इस समय प्रधानमंत्री पर। एक एक कदम ठीक दिशा में उठेगा। ये एक दिन 2 दिन की नहीं, बहुत चतुराई से, बहुत बुद्धिमानी से, बरसों की तैयारी का सिला होता है जब आप अपने सैन्य कमांडर्स के साथ बैठते हैं, तीनों सैन्य प्रमुखों के साथ बैठते हैं। और भारत की ये बड़ी ज़बरदस्त लीगेसी है कर्नल सर, कि हमारी सेना की महत्वाकांक्षा अगर कोई है तो वो महत्वाकांक्षा है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। डेफिनेटली देखिए, 65 वॉर भी हमने जीता, 71 भी जीता, कारगिल वॉर भी जीता। उसके बाद चाइना ने हमें अटैक किया था लद्दाख में, तो वहाँ पर भी हमने चाइना को हमने वहाँ पे उनको डैमेज किया, डिस्ट्रॉय किया वहाँ पर। और उसके बाद जो एक कंपैरिजन हुआ था चाइनीज़ ट्रूप्स का और इंडियन ट्रूप्स का, तो बाद में मालूम चला कि जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं वो हमसे कमज़ोर हैं, और उनमें क्या है कि उनका विल पावर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और उनके आईसाइट में भी प्रॉब्लम है। और हमारी जो फ़ौज है उनकी फ़ौज से ज़्यादा मजबूत हैं, हमारे ट्रूप्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है।
और इस कारण से जो है हमने उनको मात दी है। तो ये तो इंडियन आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, तो इसका डेफिनेटली हम लोगों को सबको फ़ायदा लेना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान को इस बार एकदम कॉर्नर करके हमको उसका इकोनॉमिक बेनिफिट ले लेना चाहिए। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है सरकार से कि इस लड़ाई को और आगे एस्केलेट करें और पूरी तरीके से एस्केलेट करें, एंड वी शुड फाइट वॉर इन देयर कोर्ट। मतलब पाकिस्तान में कोर्ट करना, हमको क्लोज फाइट नहीं करना है, हमको पाकिस्तान के अंदर नहीं जाना है, हमको ऑफेंसिव डिफेंसिव बैटल फाइट करना है, मिसाइल्स फायर करनी है, जैमर्स यूज़ करने हैं। जैमर्स हमने यूज़ किए हैं एंड वी हैव बीन सक्सेसफुल, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी बस इसको और थोड़ा आगे बढ़ा देंगे तो इसमें हमको इकोनॉमिक बूम मिल जाएगा। और भारत उसके लिए तैयार भी है। तोमर जी, पूरी तरह से उतनी ताकत भारत रखता है। राणा सिंह जी, एक और मेरा सवाल आपसे रहेगा। पहले जो एयर स्ट्राइक हुई है, चाहे हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें या हम एयर स्ट्राइक की बात करें, और उसके बाद 16, 19 और 2025 की ये एयर स्ट्राइक, कितना अंतर आप इसमें देखते हैं? ताकत के तौर पर, भारतीय सेना के शौर्य के तौर पर कितना अंतर पाते हैं आप इसमें और उस एयर स्ट्राइक में? मैं पहले बोलूं कि सेना वही है, उनका जोश वही है, उनका शौर्य वही है। ये आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति के ऊपर है कि वो कैसे अपनी सेनाओं को कैसे अपनी रणनीतिक तरीके से कैसे इस्तेमाल करती हैं। और जो चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो या अभी जो हमने ये जो स्ट्राइक किया है 9 आतंकवादी ठिकानों पर, तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की ही बात करूंगा कि जितनी भी ये जीत हैं, क्योंकि भारत के सैनिक तो सिर्फ लड़ना जानते हैं। और हमको जो हमारी ट्रेनिंग है, जैसे अभी साहब बता रहे थे कि चाइनीज़ सैनिक ज़बरदस्ती के सैनिक होते हैं, उनको ज़बरदस्ती भर्ती किया जाता है और वो उनको जब बॉर्डर में भेजा जाता है तो वो रोते हैं। और हमारे सैनिकों को बोला जाए कि अगर उनको बोला जाए कि भाई तुमको रुकना है, यहाँ पे बेस में रुकना है, फॉरवर्ड में नहीं जाते हैं, तो सारे के सारे वॉलेंटियर रहते हैं, नहीं भैया मेरे को फॉरवर्ड में जाना है, मेरे को आगे जाना है। तो ये अंतर है भारत के सैनिकों को में और बाकी मुल्कों के सैनिकों में। तो हम तो केवल इतना जानते हैं, न सत्ता न सुख न सुंदरी, माँ दे बस इतना वरदान, फिर आऊँ फिर लड़ूँ और फिर हो जाऊँ तुझ पे कुर्बान। तो हम तो हर बार भारत माता से यही बोलते हैं कि भारत माता हर बार हमको पैदा करना, हर बार भारत में पैदा हो और हर बार सैनिक बन के पैदा हो और तुझ पे कुर्बानी दे। ये हमारी सोच है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी पर एक बहुत सुंदर कविता है। एक महान आत्मा जो मध्य प्रदेश से ही रहे और अद्भुत कवि रहे और राष्ट्र चिंतक और फ्रीडम फाइटर भी रहे, माखनलाल चतुर्वेदी। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। एक देखिए, एक पुष्प की अभिलाषा क्या है कि नहीं, मैं किसी सुंदरी के बालों में गूथा जाने की अभिलाषा नहीं रखता। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं कि प्रभु के सर माथे चढ़कर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तू फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो क्या सोच है, क्या बात है। मैथिली शरण गुप्त की बात करें या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें, जिसे न निज गौरव न निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पर पशु निरा है और मृतक समान है। तो कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं कि जिसे निज गौरव और राष्ट्र का अभिमान नहीं है, वो जीवित ही नहीं है, वो तो पशु के समान है। और कितना सुंदर संस्कृत का वो श्लोक है जो प्रभु श्री राम की जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जब वो अयोध्या को देखते हैं तो कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये स्वर्ग से भी बेहतर है भारत, ये स्वर्ग से भी बेहतर है, इसीलिए ये भारत है, इसीलिए ये भारत है। जया, बहुत खूबसूरत लाइंस आपने बोली है सर। इन पंक्तियों के जरिए सेना का शौर्य, सेना का पराक्रम, हर भारतीय के आंखों में जो एक सपना होता है वो इन चंद पंक्तियों के जरिए